ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पिक्चर में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के बाद अब आ रहे हैं तीन यार, आप, मैं और नहीं, अब आ रहे हैं तीन यार, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और धमाका। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये है हमारा पहला वीडियो ऑन अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, लेकिन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त वीडियो। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल, क्या होते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर? अगर बात अल्कोहल की करें तो जब हम किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पर एक OH ग्रुप डाल देते हैं तो मुझे मिल जाता है एक अल्कोहल। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोले तो कोई सा भी ले लो, इट कुड बी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी स्ट्रेट चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन को हटाओ, वहां पे डाल दो OH, तुम्हें मिल जाएगा अल्कोहल। फिनॉल की जब बात करते हैं तो फिनॉल और अल्कोहल में सिर्फ एक ही फर्क है, अल्कोहल बनता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, फिनॉल बनता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, मतलब वो बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर्स, एरोमा वाले स्ट्रक्चर्स, दे आर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब एक हाइड्रोजन को हटा के हम वहां पे एक OH ग्रुप डाल देते हैं तब हमें मिलता है फिनॉल। अब बारी है ईथर की। ईथर हमें तब मिलता है जब हम एक हाइड्रोजन को गायब करके उसकी जगह पे डाल देते हैं एक एल्कोक्सी ग्रुप या फिर एराइलॉक्सी ग्रुप। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप बोले तो मतलब एल्काइल और ऑक्सीजन का कुछ कॉम्बिनेशन, एंड एग्जैक्टली वही होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप इज RO, R मतलब एल्काइल ग्रुप, उसके साथ एक O लगा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन हटके जब एक RO ग्रुप लग जाता है तो हम उसे एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं और उस पूरे चीज को, उस पूरे कंपाउंड को हम ईथर कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एल्कोक्सी ग्रुप लगे, कभी कभी एराइलॉक्सी ग्रुप भी लग सकता है, मतलब एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप भी लग सकता है। ठीक है, तो उसे हम डिनोट करते हैं ARO से। AR रिप्रेजेंट्स द एराइल ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हम इन सब के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हमारे आसपास में डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जैसी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। अब भाई अल्कोहल का सिर्फ मतलब पीने वाले अल्कोहल से नहीं होता है, ये कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस में काम आता है, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर्स, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एंड स्पेशली विद दिस पैंडेमिक आई थिंक हम लोग सब सैनिटाइजर्स और ज़्यादा यूज कर रहे हैं, राइट? कभी भी बाहर जाते हैं तो हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। तो सैनिटाइजर्स में होता है इथेनॉल, एंड व्हाट इज इथेनॉल? अल्कोहल। नॉट जस्ट दैट, स्पिरिट पता है आपको, नेल पॉलिश रिमूवर तो पता होगा, नेल पॉलिश हटाने के लिए काम आता है, राइट? उसमें भी होता है इथेनॉल। इनफैक्ट स्पिरिट जो है फर्नीचर के, वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने में भी काम आता है। अगर कभी आपने अपने घर पर फर्नीचर का काम होते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि कारपेंटर्स जो है ना वो बड़ी बड़ी बॉटल्स लेकर आते हैं स्पिरिट की, उससे वो वुडन फर्नीचर को स्पेशली पॉलिशिंग करते हैं उसकी। नॉट जस्ट अल्कोहल, इफ़ वी टॉक अबाउट ईथर्स, तो ईथर्स का भी मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इन एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया पता है, जैसे किसी इंसान को बेहोश करना है, जैसे नॉर्मली लोगों के सर्जरी से पहले उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। अब यार जगे हुए इंसान में थोड़ा ना काट छीट करेंगे, है ना? तो एनेस्थीसिया में ईथर्स का होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मीथॉक्सीमीथेन जो कि एक ईथर है, एक बहुत ही इफेक्टिव पेन रिलीविंग ड्रग है। तो बच्चों अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो कैसे दिखते हैं ये अल्कोहल्स? एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसी में ही हाइड्रोजन के बदले में OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही OH हो, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक अल्कोहल में।
ठीक है। अगर इस OH बॉन्ड की बात करें, OH क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब आप खुद सोच के देखो कि OH बॉन्ड जो है ये ऑब्वियसली पोलर नेचर का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो अपनी तरफ खींच ही लेगा, है कि नहीं। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट्स वाई ये जो OH बॉन्ड है ये पोलर है। ठीक है। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर की। तो हमें ये देखने को मिलता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं ये वाटर के मुकाबले कम एसिडिक होते हैं। ठीक है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? अब देखो भाई, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है कि भाई कौन कितनी आसानी से H+ डोनेट कर देता है, बट अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक नेचर का है, मतलब बड़ी आसानी से ये H+ डोनेट नहीं करता है। ऐसा क्यों? अल्कोहल के स्ट्रक्चर पे फोकस करो। क्या होता है अल्कोहल के स्ट्रक्चर पे? OH होता है, और अभी मैंने बताया कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है ना, उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो आप सोचोगे कि भाई जब हाइड्रोजन के शेयर्ड, मतलब हाइड्रोजन से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो हाइड्रोजन तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अल्कोहल के अंदर अल्काइल ग्रुप्स भी होते हैं, है ना, सिर्फ OH बॉन्ड थोड़ा ना होता है, अल्काइल ग्रुप्स भी तो होते हैं। और ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ये लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत बढ़ी हुई होती है। तो इट इज़ लाइक ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा अमीर है ऑक्सीजन। तो अब जो है उसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो और हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ एकदम खींचा तानी करके लेके आए। नो, ऑक्सीजन इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड। तो इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है और बड़ी आसानी से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है। तो यानी कि H+ डोनेट करने का जो ईगरनेस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, एंड दैट्स वाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक than water। जैसा कि मैंने बताया कि एक अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, वो एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो जिस अल्कोहल में एक OH ग्रुप है उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर किसी में 2 OH ग्रुप है यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम उसे कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरह अगर 3 है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, बट इस बार ये लगा हुआ होगा एक एरोमेटिक रिंग में, एक एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट होगा। तो फिनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज C6H5OH, मतलब बेंजीन के रिंग में ही समझ लो एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह OH आया, ठीक है। सो दैट्स फिनॉल। फिनॉल के एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, अल्कोहल थोड़े कम एसिडिक होते हैं कंपेयर टू वाटर। अब मैं बोल रही हूँ कि फिनॉल जो है ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों? आप सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर भी तो OH का बॉन्ड होता है, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है? एक्चुअली नहीं होती है। अल्कोहल के केस में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी, किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स के वजह से। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत अमीर था तो उसे और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उसको अपनी तरफ इतना नहीं खींच रहा था। बट यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब की बार ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो ऑक्सीजन के ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन वाला रिंग है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई वो एक जगह बैठते ही नहीं है, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन के पास पैसा, ऑक्सीजन के पास नहीं है, वो पैसा रोटेट हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, समझ रहे हो। तो इस वजह से ऑक्सीजन कह रहा है कि भाई मेरे पास कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो मैं इतना रिच नहीं हूँ। तो वो कह रहा है कि हाइड्रोजन भाई तुम्हारे साथ जो शेयर किया था ना इलेक्ट्रॉन, उसको मैं तो खींचूंगा अपनी तरफ। तो वो चूंकि उसे अपनी तरफ खींच रहा है तो हाइड्रोजन बेचारा आसानी से निकल सकता है। अगर H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो मोर एसिडिक इन नेचर, एंड दैट्स द रीज़न फिनॉल जो है अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अल्कोहल की तरफ फिनॉल्स में भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि जो OH ग्रुप है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम उनका नाम रख देते हैं। जैसे कि अगर एक OH ग्रुप है तो दैट इज मोनोहाइड्रिक, उसी तरह 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, बहुत सारे हैं तो पॉलीहाइड्रिक।
तो बच्चों बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि ये जो अल्कोहल होते हैं, ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम इन्हें दो कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यानी कि ये कार्बन क्या है, एक s और तीनों p ऑर्बिटल को यूज करके ये 4 बंधों से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। सो देन वी से कि वो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऐसे केसेस में हम इन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, मतलब ये सारे एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये उनका सब डिवीजन है, ठीक है। दूसरा, एलाइलिक अल्कोहल, और तीसरा बेंजाइलिक अल्कोहल। दूसरी तरफ अगर वो जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि वो कार्बन 3 और बंधों से अटैच्ड है यूजिंग एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स, तो उस केस में हम इन्हें 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, विनाइलिक अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो चलो अब ये क्या होते हैं एक एक कैटेगरी को चलो समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज अ प्राइमरी कार्बन। मतलब ये हुआ कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं या प्राइमरी कार्बन। तो इस तरह के अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और अगर बच्चों ध्यान दो तो आप देखोगे कि जो कार्बन है ना, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कार्बन 4 चीजों से अटैच्ड है, राइट, विच मीन्स कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज अ सेकेंडरी कार्बन, मतलब वो कार्बन 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर बात करें टर्शियरी अल्कोहल की तो वहां पर OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दैट मीन्स दैट इज अ टर्शियरी कार्बन। बट चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शियरी अल्कोहल हो, इन सभी के केसेस में हम देखते हैं कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर बात करें एलाइलिक अल्कोहल की तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं जिसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पड़ोसी है। एब्सोल्युटली, याद कैसे रहेगा, मैंने ये मेमोरी टिप पहले भी दिया था। एलाइलिक जो वर्ड है ये किससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, एलीज से मिलता जुलता है। एलीज मतलब दोस्ती, दोस्त, राइट, इन अ वे कह सकते हो नेबर्स, है ना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसका नेबर वाला कार्बन, समझ गए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेबर वाला जो कार्बन है उससे जो OH ग्रुप अटैच्ड है उसे हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो कभी भी ऐसा अल्कोहल दिखे जहां पर OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। और इस केस में भी आप उस कार्बन को फोकस करो जिससे OH अटैच्ड है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि वो 4 बंधों से जुड़ा हुआ है। अब बारी है बेंजाइलिक अल्कोहल की। बेंजाइलिक अल्कोहल से नाम से पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग से कुछ तो रिलेटेड है। बेंजीन रिंग से रिलेटेड तो है बट यहाँ पर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किस कैटेगरी में है, कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग वाले कार्बन है ना वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड्स होता है ना बीच बीच में, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर बेंजाइलिक अल्कोहल में हम ये कहते हैं कि जो मेरा OH ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन बेंजीन के रिंग वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बारी है विनाइलिक कार्बन की। विनाइलिक कार्बन देखो ये अब हम दूसरे कैटेगरी में आ चुके हैं ऑल टुगेदर जहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब कार्बन 3 बंधों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 3 में से कोई एक डबल बॉन्ड जरूर है कि नहीं, तभी तो ये 3 बंधों से जुड़ा होगा क्योंकि कार्बन का तो वैलेंसी 4 होता है
है ना। ठीक है, तो विनाइलिक कार्बन जो है इसमें क्या होता है, अगर मेरा OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन 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 डबल बॉन्ड का पार्ट है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से ही अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम उसे कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। एंड फाइनली द लास्ट कैटेगरी दैट इज फिनॉल। फिनॉल बोले तो अगर मेरा OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अटैच्ड है तो हम उसे कहते हैं फिनॉल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है तो समझ जाओ कि ये और कोई नहीं बट फिनॉल है। अब बारी है ईथर्स की। ईथर्स के बारे में पहले ही बताया था क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज, इसमें एक हाइड्रोजन समझ लो गायब है, उसके बदले में एल्कोक्सी या एरेलॉक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, अब ईथर्स को भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला सिंपल ईथर, दूसरा मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर को सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं और मिक्स्ड ईथर को एसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। तो सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप होता है वो दोनों सेम होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन की इस तरफ मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल है, अगर ऑक्सीजन की इस तरफ इथाइल है तो इधर भी इथाइल है। तो इस तरह के ईथर्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स या फिर सिंपल ईथर्स। दूसरी तरफ कई ऐसे ईथर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के एक तरफ जो अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरे तरफ जो अल्काइल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है, तो ये हो जाएगा हमारा एसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर। तो भाई अब तो हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई है तीनों दोस्तों से, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। अब बारी है इनका नामकरण करने का। सो नॉमेनक्लेचर इज द नेक्स्ट थिंग। तो सबसे पहले नामकरण करेंगे हम अल्कोहल्स का। तो देखो अल्कोहल्स के केस में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर तो देखेंगे ही, साथ साथ उनके कॉमन नेम्स भी देखेंगे कि कॉमन नेम्स कैसे रखे जाते हैं। IUPAC नेम मतलब वो स्कूल वाला ऑफिशियल नाम, एंड कॉमन नेम मतलब जो आमतौर पर लोग बुलाते हैं जिस नाम से, जो कि आपका निक नेम होता है। ठीक है, तो अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अल्कोहल के केस में हम उनका नाम कुछ ऐसे रखते हैं कि जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, मतलब जिस हाइड्रोकार्बन से वो अल्कोहल बना है उसी हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देते हैं। सिर्फ लास्ट का जो ई है उसको हटा के हम OL ऑल सफिक्स लगा देते हैं। तो अल्कोहल के लिए हम सफिक्स का यूज करते हैं दैट इज ऑल। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि हमारा एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है से मीथेन। ठीक है, अब मीथेन के ही एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने OH डाल दिया तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन का ई हटा दो वहां ऑल लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। उसी तरह अगर हमारे पास प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन का अगर एक हाइड्रोजन हटा के हम वहां OH डाल देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन का ई हटा के ऑल लगा दो, हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, अब जिस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल होता है कि भाई सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, कार्बन चेन की नंबरिंग करो इस तरीके से सच दैट कि जो भी हमारे सब्सटीट्यूएंट्स हैं उन्हें मिनिमम नंबर मिले, फिर नंबर के हेल्प से सब्सटीट्यूएंट्स का पोजीशन डिनोट करो, तो वगैरह वगैरह ये सारे रूल्स जो हैं वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो अब नॉमेनक्लेचर समझने के लिए चलो ना कुछ स्ट्रक्चर्स लेते हैं और उनका नामकरण करते हैं। तो चलो बच्चों प्रैक्टिस करेंगे थोड़े नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर है कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि सारे अल्कोहल हैं और हम देखेंगे कि कैसे हम इनका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों ही सीखते चलेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, इसके अंदर है 1 2 3 4 कार्बन जिसके साथ अटैच्ड है चौथे वाले कार्बन के साथ, मतलब इस साइड में लास्ट वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है OH ग्रुप। OH है मतलब ये अल्कोहल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे जो कि यही है, 4 कार्बन का चेन है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यानी कि यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन जिस स्ट्रक्चर में हो, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूटेन। राइट, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसीलिए ब्यूटेन होगा। ठीक है, ओके। अब देखो अल्कोहल के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ऑल, एब्सोल्युटली। और ऑल कौन से वाले कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। अब आप सोचोगे कि ब्यूटेन में मैंने ब्यूटेन की ई को गायब क्यों कर दिया, क्यों गायब किया, क्योंकि यार यहाँ पे देखो ऑल है, ये ओ क्या है, वावेल है, तो 2 वावेल एक के बाद एक नहीं आते हैं, राइट। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर ओ है इसीलिए मैंने यहाँ का ई गायब कर दिया। यही अगर यहाँ पे डाइओल रहता या ट्राइओल रहता तो उस केस में मैं यहाँ पर ई लिखती।
ठीक है, तो आई थिंक IUPAC नेम क्लियर हो गया। तो चलो फटाफट से तीनों के IUPAC नेम करते हैं। ओके, सेकंड वाला देखो, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर भी है। नंबरिंग कैसे करोगे, उस साइड से करोगे ताकि OH को मिनिमम नंबर मिले। अगर इधर से नंबर करूंगी तो 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन पे OH आएगा, बट अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी तो दूसरे नंबर कार्बन पे OH आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं नंबरिंग इधर से करूंगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम, इसमें भी 4 कार्बन है तो ऑब्वियसली ये भी ब्यूटेन रहेगा, ठीक है। कितने नंबर कार्बन पे है अल्कोहल, 2 नंबर कार्बन पे, सो ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल को। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन यहाँ भी है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी अरेंजमेंट इसकी अलग है, राइट। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो भैया OH ग्रुप को ढूंढ लो कि भाई यहाँ है, ओके। अब मुझे एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालनी है जिसके अंदर OH ग्रुप भी रहना चाहिए, ठीक है। तो या तो मैं ये वाला चेन ले सकती हूँ 1 2 3 कार्बन का, या फिर मैं ये वाला चेन ले सकती हूँ 1 2 3 कार्बन का। तो भाई चाहे मैं कोई सा भी चेन लूँ, मेरा लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का ही बन रहा है। तो चलो भाई ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम ये वाला चेन ले लेते हैं 1 2 3। नंबरिंग कैसे की मैंने, नंबरिंग ऐसे की ताकि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसे मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे पिक्चर कुछ ऐसा हो गया कि 1 नंबर कार्बन के साथ लगा हुआ है OH ग्रुप और 2 नंबर कार्बन के साथ लगा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, क्योंकि अब ये वाला मिथाइल जो है मेन चेन का पार्ट नहीं है, राइट। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा प्रोपेन। कितने नंबर कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, 1 नंबर पे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, या फिर इसको प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों का IUPAC नामकरण तो हो गया। तो चलो बच्चों अब बात करते हैं कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम्स वही होते हैं जैसे हमें घर पे कॉमनली जिस नाम से बुलाया जाता है, वैसे इन कंपाउंड्स को भी कॉमनली किसी नाम से बुलाया जाता है। तो चलो देखते हैं वो नाम कैसे होते हैं। सो कॉमन नेम्स, जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं तो जनरली हम इस तरीके से उसका नाम देते हैं, जैसे कि अल्काइल अल्कोहल, ठीक है, मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इस टाइप से हम इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन थे, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप जो है ये वाला, इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 4 कार्बन है, तो यानी कि ये ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। अब नॉर्मली क्या होता है ना, कॉमन नेम के साथ इशू यही आता है कि इस नाम से ये पता नहीं चल पाता है कि भाई अल्कोहल वाला जो ग्रुप है ना वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, क्योंकि हम कोई नंबरिंग तो कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए कॉमन नेम्स में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, जैसे कि सेक, जैसे कि टर्ट, जैसे कि आइसो, जैसे कि नियो, इस तरह के हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि भाई कौन से वाले कार्बन पे जो है वो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये एक ऐसी लॉन्ग चेन है जिसमें लास्ट में लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। ये इसका हो गया कॉमन नेम। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है तीनों का कॉमन नेम, क्योंकि तीनों में ही जो है 4 कार्बन है और एक OH ग्रुप है ना। अब दूसरे वाले की बात करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कैसे नामकरण करोगे। देखो जो OH ग्रुप है ये जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये इस कार्बन से लगा हुआ है, ये कैसा कार्बन है, ये कार्बन जो है इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किस तरह का कार्बन है, ये जो है ये सेकेंडरी कार्बन है, राइट। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी मतलब जो 2 कार्बन से जुड़ा है। टर्शियरी मतलब जो 3 कार्बन से जुड़ा है, राइट। तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। तो इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो फर्क समझ में आया। दोनों का नाम हम ब्यूटाइल अल्कोहल तो नहीं कह सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि भाई अल्कोहल का जो ग्रुप है, OH का जो ग्रुप है, इसकी पोजीशन अलग जगह है, तो दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग है,
है ना। अब चलो तीसरे वाले में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक ही और कार्बन से लगा हुआ है, यानी कि वो तो प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन के लिए तो हम कोई प्रीफिक्स यूज़ करते नहीं है, प्रीफिक्स हम सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए यूज़ करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का फ़ायदा नहीं है। कैसे सोच सकते हैं हम, ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो 4 कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो एक सिंगल लाइन में नहीं है, राइट मतलब देखो अगर अभी के लिए OH को भूल जाओ, इसको अगर देखो तो 3 कार्बन तो एक सिंगल लाइन में है, लेकिन ये वाला जो एक कार्बन है ये इस लाइन में नहीं है, यानी कि सारे कार्बन एक लाइन में है एक्सेप्ट 1। याद है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पिछले लेसन में जब हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का कॉमन नेमिंग सीख रहे थे। तो यानी कि एक कार्बन को छोड़ के बाकी सारे कार्बन एक कंटिन्यूअस चेन में है। ऐसे केस में हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, आइसो। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगा, ना कि आइसोप्रोपाइल। ये आइसोब्यूटाइल जो है ना, मतलब बोलने का मतलब है कि ये 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है जिसमें जो एक कार्बन है वो चेन में से ब्रांच बन के निकल रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस पूरे चीज़ को कहते हैं हम आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो IUPAC नेम है दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, लेकिन जो इसका कॉमन नेम है दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो चलो प्यारे बच्चों कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रक्चर है, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम IUPAC नेम करेंगे, क्योंकि वो ना एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए होता है तो थोड़ा इजी भी रहता है, ठीक है। तो चलो इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। तो IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढो यहाँ पे टोटल कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये तो टोटल है, बट लॉन्गेस्ट चेन कौन सा वाला है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा होना चाहिए जिसमें OH ज़रूर उस चेन के अंदर फॉल करना चाहिए। तो देखो मतलब OH उस चेन में फॉल करने वाले कार्बन से अटैच रहना चाहिए। तो अब देखो एक ऑप्शन है कि मैं ऐसे ले लूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन ले लूँ। दूसरा ऑप्शन है कि मैं ऐसे ले लूँ, इसे लॉन्गेस्ट चेन ले लूँ, राइट। तीसरा ऑप्शन है कि मैं ऐसे ले लूँ, इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लूँ। तो भाई चाहे कोई सा भी लॉन्गेस्ट चेन लूँ, मेरा लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का ही बन रहा है, ठीक है। और हर केस में जो है OH ग्रुप मेरा 2 नंबर कार्बन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इनमें से कोई सा भी चेन ले सकती हूँ और नंबरिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलो नंबरिंग करें। तो हमने ऐसे नंबरिंग कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन पे एक OH ग्रुप है और 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी है। तो 2 नंबर कार्बन पे अल्कोहल वाला ग्रुप भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल। अब जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। OH ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे है तो प्रोपेन 2 ऑल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये है तो ब्यूटाइल अल्कोहल, करेक्ट, दिख रहा है साफ साफ। 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, सो दिस हैज टू बी ब्यूटाइल। और OH ग्रुप है तो अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या इतना लिखना काफी है, बिल्कुल नहीं, बताना पड़ेगा कि भाई OH ग्रुप कहाँ पे है। ध्यान से देखो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये कार्बन जो है डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि वो टर्शियरी कार्बन है, राइट। तो इसीलिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे भी पहले IUPAC नेम की बात करते हैं। तो IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट चेन निकालेंगे। 3 कार्बन का चेन है, यही लॉन्गेस्ट चेन है। हर कार्बन में एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग भैया किधर से भी कर लो, दाएं से कर लो बाएं से कर लो, एक ही बात है। सो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लिया,
ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा। अब देखो 1 पोजीशन पे एक OH है, 2 पे एक OH है, 3 पे भी एक OH है, और रूट जो मेन चेन है उसमें 3 कार्बन है, तो मेरा रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। अब ये जो OH ग्रुप है ये 3 है, तो यानी कि ऑल जो हम डालते थे ना, जैसे प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल डालते थे, वो ऑल की जगह अब हम ट्राई ऑल डालेंगे क्योंकि 3 है। और कौन कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, अब यहाँ एक मज़ेदार चीज़ देखो, अब यहाँ पे ट्राई ऑल है, अब ये टी जो है दिस इज़ नॉट अ वावेल, राइट, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ये ई डाल सकते हैं, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। अब इसका कॉमन नेम काफ़ी पेचीदा लग रहा है, लेकिन यार कॉमन नेम है, जिसको मन में जो आया वही नाम रख दिया। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। एक बहुत ही ऐसा नाम जो हम आम तौर पर सुनते आते हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मे बी, और आई डोंट नो, हो सकता है आपने पहले भी देखा हो। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं साइक्लिक अल्कोहल्स की नेमिंग की। अब अल्कोहल्स के अंदर भी हमें ऐसे रिंग वाले स्ट्रक्चर्स तो देखने को मिलते ही हैं, तो चलो इनका भी थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो साइक्लिक अल्कोहल्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि भाई ये साइक्लिक हैं। कैसे बताते हैं, हम यूज़ करते हैं एक प्रीफिक्स साइक्लो, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ऐसे हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो दिख रहा है साफ साफ कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। कार्बन कहाँ पर है, ये जो वर्टिसेस हैं वहाँ पर कार्बन बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन बोले तो हेक्सेन, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन, बट इसके अंदर ये OH ग्रुप भी तो है, तो इसीलिए सबसे पहले चेन में जो कार्बन है उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि OH को मिनिमम नंबर मिले, यानी कि मेरी नंबरिंग यहीं से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। या फिर ये जब 1 पोजीशन पे जब अल्कोहल ग्रुप रहता है ना, तो उसको आप हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हो या फिर सीधा हेक्सेन ऑल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमने IUPAC नेमिंग कर दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एक तो इधर OH ग्रुप है, साथ ही साथ एक मिथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि यार प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। ऑब्वियसली OH ग्रुप की ज़्यादा है, तो इसलिए नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि OH ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का ये सर्कल है। ठीक है, तो यानी कि इसका रूट वर्ड हो जाएगा पेंटेन। साइक्लिक है तो इसीलिए साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो चलो देखें, बट साइक्लोपेंटेन से पहले भी यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो किस पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है, 2 नंबर कार्बन पे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। तो इसको अगर आप चाहो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, या फिर 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन ऑल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइक्लिक अल्कोहल्स की नेमिंग करेंगे। अल्कोहल के बाद अब बारी है दूसरे दोस्त यानी कि फिनॉल की। तो फिनॉल का जो ये नाम है, फिनॉल बेसिकली बेंजीन का सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। मतलब बेंजीन रिंग में जब एक OH लगा देते हैं हम, तो हमें फिनॉल मिलता है। और ये फिनॉल जो है ये कॉमन नेम भी है इस स्ट्रक्चर का, और ये IUPAC एक्सेप्टेड नेम भी है, तो इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी हम फिनॉल यूज़ कर सकते हैं। अब कॉमन नेम्स की जब हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि फिनॉल में ही और अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, तो इन पोजीशंस को डिनोट करने के लिए कॉमन नेमिंग में हम ऑर्थो, मेटा और पैरा का यूज़ करते हैं। ऑर्थो बोले तो बिल्कुल जो बगल वाला नेबर है, मेटा बोले तो उससे अगला वाला, और पैरा बोले तो बिल्कुल जो ऑपोजिट एंड्स हैं, उसके लिए हम ये 3 प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं।
तो बच्चों देखो, आप स्क्रीन पर हैं कुछ फिनॉल्स। अल्कोहल की बातें तो बहुत हो गई, अब बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल क्या होते हैं? यहाँ पर भी OH ग्रुप होता है, बट ये OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ होता है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं फिनॉल्स। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कई सारे फिनॉल्स, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग में। तो चलो सबसे पहले देखें कि इनका हम IUPAC नेमिंग करते कैसे हैं। ठीक है, शुरू करेंगे सबसे पहले कंपाउंड से। तो इस कंपाउंड के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 OH ग्रुप है। तो भाई कार्बन की नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों को जो भी मिनिमम पॉसिबल नंबर है वही मिले। सो लेट्स से यहाँ से किया नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन कौन से पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है? 1 और 2 पोजीशन पे। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, 1 और 2 पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है, तो 2 अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए डाईऑल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर सेकेंड वाले की नेमिंग करोगे तो क्या होगा? यहाँ भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे नंबरिंग। ठीक है, क्यों इधर से नहीं करोगे 1 2 3 4 5? उस केस में 1 और 5 पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप रहेगा। इस केस में 1 और 3 पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि भाई अल्कोहल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, तो ये नंबरिंग सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डायोल। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे वाले की। यहाँ पर देखो क्या है, एक अल्कोहल का ग्रुप इधर है, एक इधर है, तो इसकी नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऐसा है कि भाई आप इधर से नंबरिंग करो या इधर से, बात एक ही है, क्योंकि दोनों केस में इस अल्कोहल ग्रुप को 4 नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल। तो इस तरीके से देखो हमने तीनों का IUPAC नेमिंग तो कर दिया। अब बात करेंगे इनके कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम्स में याद है जब हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे, वहां भी मैंने बताया था हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। किस चीज के लिए? इनके पोजीशंस के लिए। जैसे देखो ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका जब हम कॉमन नेम डिस्कस करेंगे तो इस वाले पोजीशन के लिए, ये जो पोजीशन है ना, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑर्थो। उसी तरह यहाँ पर इस पोजीशन को, ये वाला और ये वाला जो पोजीशन होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं मेटा। ये जो एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला पोजीशन होता है ना, एक इस कोने में तो दूसरा एग्जैक्टली ऑपोजिट कोने में, उसके लिए हम यूज करते हैं पैरा। तो चलो बच्चों, अब बात करेंगे हम कॉमन नेम्स की। अब ये जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इनके कॉमन नेम्स का ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, बट कुछ कॉमन नेम्स इनके रख दिए गए हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसका कॉमन नेम है कैटेकोल। इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल, और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कॉमन नेम है क्विनॉल। तो आई एम श्योर कि मतलब यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज, बट दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स टू टेल यू कि जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, वो बस नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, कॉमनली उन्हें वो कहा जाता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन नेम्स। तो बच्चों अब बच गया है हमारा तीसरा दोस्त, दैट इज ईथर। ईथर का नामकरण कैसे करते हैं? ईथर के केस में जब हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो जो उनका जनरल फॉर्मेट होता है नाम का, वो कुछ ऐसा होता है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, जहां पर एल्केन हम उस एल्काइल ग्रुप को कहते हैं जो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, वो तो एग्जांपल्स के साथ साथ क्लियर होता जाएगा। लेकिन अगर बात करें कॉमन नेम की, तो ईथर का कॉमन नेम हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि आखिरी में हम ईथर वर्ड को जरूर लिखते हैं। तो इनका जो जनरल फॉर्मेट होता है, दैट इज समवॉट लाइक एल्काइल ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अगर कोई ऐसा ईथर है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो उसका कॉमन नेम हम लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर। डाई क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, तो उसे हम कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। अगर मान लो ऐसा है कि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। अगर ऐसा है कि एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो उस केस में हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर।
राइट। तो मतलब एल्काइल ईथर, इस टाइप से उसका कॉमन नेम लिखते हैं। चलो अभी तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, उसमें अपने आप ही कॉमन नेम और IUPAC नेम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अब बारी है ईथर्स की। भाई अल्कोहल का नेमिंग हो गया, फेनॉल का हो गया, तो ईथर का भी तो करना ज़रूरी है कि नहीं। तो चलो ईथर का नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे सबसे पहले। तो देखो जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, मतलब IUPAC नेमिंग करते हैं, तो कन्वेंशन या रूल के हिसाब से कोई भी ईथर का नाम कुछ ऐसा होता है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब ईथर में, ईथर का इन जनरल फॉर्मेट कैसा होता है, ROR, मतलब दो एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं और बीच में एक O होता है, ऐसा कुछ होता है। तो अब दो जो ग्रुप्स होते हैं उसमें से एक से नाम लगता है एल्कोक्सी, दूसरे से नाम लगता है एल्केन, ठीक है। एल्केन कौन सा वाला ग्रुप से आता है, जो हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होता है वहां से आता है एल्केन, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है उससे एल्कोक्सी। कैसे, देखो अभी समझ में आएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ROR फॉर्मेट में है, इधर एक एल्काइल ग्रुप, इधर एक एल्काइल ग्रुप और बीच में ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, मैंने बोला था एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ही है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ये हो गया IUPAC नेम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये वाला, यहाँ पे देखो क्या है चक्कर, यहाँ पर एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप है, दूसरे तरफ ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसमें हम इसको मिथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे या फिर हम इसे प्रोपॉक्सी मीथेन कहेंगे, क्या कहेंगे, सोचने वाली बात है। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है प्रोपेन वाला, राइट। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें देखो क्या है, इसमें O के एक तरफ है C6H5 और O के दूसरे तरफ है CH3 और बीच में है O। तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरे तरफ क्या ग्रुप है, C6H5, मतलब बेंजीन का रिंग, राइट। C6H6 बेंजीन का रिंग होता है। तो मतलब बेंजीन है और बेंजीन में लगा हुआ है क्या, एक एल्काइल ग्रुप है और बीच में ऑब्वियसली O है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे करेंगे, इसका भी हम एल्कोक्सी एल्केन वाले फॉर्मेट में ही करेंगे, बट ये हो जाएगा एल्कोक्सी बेंजीन, मतलब इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। यहां देखो क्या है, इधर C6H5, इधर CH2CH3, मतलब इस तरफ 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप दैट इज इथाइल ग्रुप, इस तरफ क्या है, बेंजीन C6H5 और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। अब देखते हैं ये वाले स्ट्रक्चर को। इस वाले स्ट्रक्चर में हम नंबरिंग कैसे करेंगे। अब देखो इस वाले कार्बन पे लगे हुए हैं क्या, 2 मिथाइल ग्रुप, इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है क्या, एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम ये जो एल्काइल ग्रुप से इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो 1 डाई मिथाइल हो जाएगा। 2 पोजीशन पे एल्कोक्सी ग्रुप है, कौन सा एल्कोक्सी, इथॉक्सी, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी। लिखेंगे किसको पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथॉक्सी पहले आएगा डाई मिथाइल के, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल। क्या ये बेंजीन है, नहीं है, क्योंकि देखो बेंजीन का डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो मतलब दिस इज बेसिकली साइक्लोहेक्सेन।
तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो देखो ईथर्स का हमने IUPAC नेमिंग तो सीख लिया। अब बात करेंगे कॉमन नेम्स की। तो बच्चों कॉमन नेम्स जो है ना वो हम जनरली ऐसे डालते हैं, एल्काइल ईथर, ईथर वर्ड लास्ट में लिखते हैं, उससे पहले एल्काइल लिख देते हैं। अब जैसे मान लो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है तो उसको वैसे ही लिख देंगे मिथाइल इथाइल ईथर। अगर दोनों तरफ मिथाइल है तो लिख देंगे डाई मिथाइल ईथर, दोनों तरफ अगर इथाइल है तो लिख देंगे डाई इथाइल ईथर। तो इस तरीके से हम कॉमन नेमिंग करते हैं। तो चलो कॉमन नेम्स भी देखते हैं सबके। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरे एग्जाम्पल में इस तरफ तो मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ क्या है, इस तरफ है प्रोपाइल ग्रुप। अब देखो जहाँ पे ये प्रोपाइल ब्यूटाइल आने लगते हैं ना तो प्रीफिक्स यूज करना बहुत जरूरी है कॉमन नेम में, कि भाई आइसोप्रोपाइल है या एन प्रोपाइल है तो वो डिनोट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है कि भाई नॉर्मल प्रोपाइल का चेन है ना, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, एक तरफ तो मिथाइल है और दूसरी तरफ C6H5, उस रिंग को हम क्या कहेंगे, फिनाइल। एब्सोल्युटली, तो ये हो गया फिनाइल, क्योंकि फेनॉल क्या होता है C6H5OH, फेनॉल में से बस एक हाइड्रोजन को गायब कर दिया है, सो दैट इज फिनाइल बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम। देखो नेमिंग हम हमेशा ऐसे करते हैं कि जो वाला अल्काइल ग्रुप इस तरफ है ना उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे उस तरफ क्या है फिनाइल, इस तरफ क्या है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मिथाइल ईथर। तो चलो अब इसका कॉमन नेम देखते हैं, C6H5OCH3। यहाँ पर क्या क्या है, एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ फिनाइल है। ठीक है, तो ये मिथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा। लिखते टाइम हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, सो ऑब्वियसली मिथाइल का M पहले आता है फिनाइल के P से, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ये हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर। देखो चौथा वाला, यहाँ पे क्या क्या है, इस तरफ है इथाइल ग्रुप और इस तरफ है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो आई थिंक विद दिस आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से हम कॉमन नेम्स लिखते हैं ऑफ ईथर्स। तो चलो बच्चों आप फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पे। नामकरण तो हो गया, आप थोड़ा स्ट्रक्चर पे डिटेल्ड फोकस करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो तीनों का हम एक एक सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अल्कोहल के केस में मिथानॉल ले लिया, फिनॉल के केस में सीधा फिनॉल को ही ले लिया और ईथर के केस में मिथॉक्सीमीथेन ले लिया। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर्स ले लिए। तीनों स्ट्रक्चर को बहुत गौर से देखो। ठीक है, एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखो। सबसे पहले फोकस करो बॉन्ड एंगल पे। ठीक है, बॉन्ड एंगल पे अगर आप फोकस करो तो आप क्या नोटिस करोगे कि फिनॉल के केस में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज द टेट्राहेड्रल एंगल विच इज लगभग 109 डिग्री। मतलब टेट्राहेड्रल एंगल इज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, लेकिन अल्कोहल के केस में ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा कम है, 109 डिग्री से कम है। कम क्यों है, क्योंकि अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर नहीं हुए हैं किसी के साथ। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्शन है, तो भाई दोनों बोलते हैं कि भाई दूर हटो दूर हटो, और दूर हटो के चक्कर में ये जो बॉन्ड है ये ऐसे, जैसे मान लो ये ऐसे थे बॉन्ड, तो ये बोलता है दूर हटो दूर हटो, तो बॉन्ड जो है ना उधर से प्रेशर आ रहा है कि भाई दूर जाओ, तो इधर से जो एंगल है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और वहीं अगर हम ईथर्स के केस में देखें तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ईथर के केस में क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल ग्रुप इधर है एक मिथाइल ग्रुप इधर है। अब ये दोनों बल्कि ग्रुप्स जो हैं बिल्कुल बगल बगल में सट सट के तो नहीं रहना चाहेंगे, तो ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अब समझ लो बीच में ऑक्सीजन है, ये दोनों बल्कि ग्रुप है, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, तो बीच का एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा है। ठीक है,
ओके अब फोकस करो, अब फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के फोकस करो बॉन्ड लेंथ पे। कौन से बॉन्ड लेंथ पे? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पे। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो अल्कोहल और ईथर का लगभग बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 141 के आसपास है, देखो दोनों का। ठीक है, लेकिन फिनॉल के केस में ये बॉन्ड लेंथ जो है कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। छोटा क्यों है? फिनॉल में क्या अलग हो रहा है? एक बहुत बड़ी चीज़ अलग हो रही है। फिनॉल के केस में क्या है? हमारा बेंजीन का रिंग है। बेंजीन के रिंग में कौन रहता है? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भागते रहते हैं। इन भागते हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं के वजह से यहाँ पर ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इसको हमने कई बार डिस्कस किया है पहले भी, राइट? तो उसके वजह से क्या होता है, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो उसका जो लेंथ है ना वो थोड़ा कम होता है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है, राइट? तो इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम होता है। दूसरा, इसको देखने का एक और नज़रिया है कि इस केस में जो है ना, कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इन द रिंग, इसीलिए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के तरफ से अगर झांके तो हमें क्या पता है कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है कंपेयर टू sp3, राइट? अल्कोहल और ईथर के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना? तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो अट्रैक्शन है ये भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है वो छोटा है, बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज़ लेसर। तो भाई अब अगली सीढ़ी में हम ये देखेंगे कि इनको हम बनाते कैसे हैं, अल्कोहल हो या फिनॉल हो या ईथर हो, इन सबको हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे विथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम किस किस चीज़ से बना सकते हैं? पहले तो इसे हम एल्कीन से बना सकते हैं, उसमें भी हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे एक एक करके। इसको हम हैलो एल्केन्स से बना सकते हैं, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स से बना सकते हैं, और इसे हम कार्बोनिल कंपाउंड से भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहला मेथड देखते हैं जिससे हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा पहला मेथड विच इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? गर्मियों में अक्सर हम कहते हैं, राइट, कि यार गर्मियाँ बहुत है, हाइड्रेटेड रहो हमेशा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब हमेशा पानी पीते रहो, लिक्विड लेते रहो, राइट? सो हाइड्रेशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, ये जो मेथड होता है, इस पूरे मेथड का नाम होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब हम पानी ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पर एसिड एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन का जो स्पीड है ना उसको बहुत तेजी से बढ़ा देता है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी कहानी क्या हुई? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होगा? एल्कीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, यही मेथड है। ओके, अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है। अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा हुआ तो आपको एक सिमेट्रिकल एल्कीन मिल सकता है, जिस केस में सिचुएशन बहुत ही सिंपल है। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा। तो क्या जुड़ा? H और OH, मतलब H2O जुड़ गया, और देखो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया अल्कोहल, राइट? अब अगर किस्मत उतना अच्छा नहीं रहा, हालांकि किस्मत तब भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपको तो अब चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो उस केस में आपको एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिल सकता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोले तो एक ऐसा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसके इधर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और इधर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो बेसिकली डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो दोनों है ना, दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से पाला पड़ गया तब क्या होगा? होगा तो वहां भी वही कि डबल बॉन्ड को गायब होना है, एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक के साथ OH जुड़ेगा। बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये आ जाता है कि किस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और किस वाले कार्बन के साथ OH जुड़ेगा, ये एक कंफ्यूजन आ जाता है।
तो इस कंफ्यूजन को दूर करता है हमारा बहुत पुराना दोस्त या फिर एक रूल जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। याद है, कई बार पढ़ा है हमने इसे। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि OH ग्रुप जो है वो जाके उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर इस केस की बात करूं तो यहाँ पर देखो जो बीच वाला कार्बन है उसके साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसीलिए जो OH है वो जाके उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर सिमेट्रिकल एल्कीन रहा तो सिचुएशन बहुत सिंपल है, अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि किस कार्बन के साथ जाके OH ग्रुप लगेगा। बट लगभग होगा यही, एक एल्कीन रहेगा, एल्कीन का डबल बॉन्ड गायब होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ OH, और बन गया हमारा अल्कोहल। तो चलो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो बच्चों चलो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं कि भाई इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक कहानी की तरह मेरी बात को सुनो। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब इसके अंदर हम कर क्या रहे थे, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर को ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर वाटर को ऐड कर रहे थे और हम क्या यूज कर रहे थे, एसिड कैटालाइज्ड, मतलब एसिड को हम एक कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे थे। एसिड बोले तो H+, कोई सा भी एसिड से हमको H+ मिल जाता है, राइट। ठीक है, अब एक्चुअली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे मैकेनिज्म में। तो ये एक्चुअली 3 स्टेप रिएक्शन चल रहा होता है अंदर। ठीक है, अगर मैकेनिज्म को बारीकी से देखें तो चलो सबसे पहले क्या होता है कि ये H2O और ये जो H+ है ये दोनों मिल करके बना देते हैं हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O+। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब हाइड्रोनियम आयन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इस हाइड्रोनियम के आयन जो है ना ये बहुत स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा और बारीकी से। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो है बट ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है। ठीक है, ऊपर से देखो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 होते हैं। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, उसके बाद भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एक तो प्लस है कि मतलब एक तो इसने किसी को दे दिया है। तो ये सिचुएशन है हाइड्रोनियम आयन की। अब आप खुद ही बताओ कि क्या ये ऑक्सीजन खुश होगा? बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन खुश नहीं है। वो अपने सर पे ये पॉजिटिव चार्ज को ले करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऑक्सीजन सोचता है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन को एक आइडिया आता है कि अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रखे हैं। तो ऑक्सीजन बोलता है कि भाई तुम्हारा मुझे नहीं पता, मैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इसको तो मैं ले रहा हूँ, ऐसा ऑक्सीजन बोलता है। ठीक है, बट अब बेचारे इस हाइड्रोजन का क्या होगा, इसकी मदद करने कौन आएगा, है ना। तो चलो अब इस रिएक्शन में क्या होता है वो याद करो। ये तो मैंने बताया कि भाई ये हाइड्रेशन हो रहा था तो मतलब H2O था, एसिड था, ये मिलके कुछ ऐसा बना रहे थे हाइड्रोनियम आयन। बट ये रिएक्शन हो किसके साथ रहा था, ये हो रहा था एल्कीन के साथ, राइट। तो यानी कि उसके पास कुछ ऐसा सा था जिसके साथ हम ये रिएक्शन करवा रहे थे, राइट। हम एल्कीन का ही तो हाइड्रेशन करा रहे थे, है कि नहीं। एल्कीन के हाइड्रेशन से हमें अल्कोहल मिल रहा था, है ना। तो भाई एल्कीन जो है ये सोचता है कि क्या मैं किसी तरीके से हाइड्रोजन की मदद कर सकता हूँ। फिर उसे याद आता है कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड मतलब कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, उन्हें तो मैं आसानी से दे सकता हूँ किसी की मदद के लिए, है ना। तो ये बोलता है कि भाई हाइड्रोजन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले करके ये यहाँ से जो है ना यूं H2O बना के खुश हो जाता है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो कैसा बॉन्ड बनाता है, तो रिएक्शन जो है कुछ ऐसा हो जाता है। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, मैंने क्या बोला, H2O अपना निकल गया अलग से, तो देखो ये H2O अपना
अलग से, खुश हो गया। बचा क्या, यहाँ से ये पाई बॉन्ड तो टूट जाएगा क्योंकि भाई इसने इसी इलेक्ट्रॉन से तो इस हाइड्रोजन की मदद की थी, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन आके एक कार्बन पे अटैच हो गया और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई इतना रिएक्शन मैकेनिज्म को लॉजिक के साथ कई बार दिमाग में याद नहीं रहता है, तो कुछ ऐसे ही मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स बताती हूँ जिससे ना थोड़ा बहुत आपको इसका जो पिक्चर है दिमाग में रहेगा। और वो पिक्चर कैसे रहेगा, देखो यहाँ से अगर आप ऐसे देखो, मतलब डोंट थिंक इट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, बस ऐसे ही एक ट्रिक के लिए बता रही हूँ। इसको अगर आप देखो, इसमें से H2O को हमने अलग कर दिया। H2O के अलग हो जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या बचा था, यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन बचा था, एक यहाँ पर ये वाला प्लस बचा हुआ था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ एक प्लस आ गया। इसको ऐसे याद मत रखना केमिस्ट्री के लॉजिक से। लॉजिक तो मैंने बताया कि क्या हुआ, ये पाई वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये और ये हाइड्रोजन ये साथ में आ गए, तो इस तरीके से ये बॉन्ड टूट के ऐसे इसमें चार्जेस आए, ठीक है। बट जस्ट टू रिमेंबर इट इन एन ईजी वे, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो बना, ये क्या बना है एक्चुअली, देखो पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं। जब वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। तो यहां तक जो भी हुआ ये था हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब चलेंगे हम स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, कार्बोकैटायन बन गया यहाँ पर, ठीक है। कार्बोकैटायन में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन को कौन अटैक करेगा, किस तरह की चीज कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो यानी कि इसके ऊपर, इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होने वाला है अभी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन कर सकता है, सोचो, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। ऐसा कौन होगा जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स हो या नेगेटिव चार्ज हो, वही एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल दिख रहा है। वाटर दिख रहा है हमें, वाटर में देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, राइट। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकैटायन, ठीक है। तो चलो, तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जैसा कि मैंने बताया था, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये H2O, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके खुद के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, और उधर कार्बोकैटायन के पास हमें दिख रहा है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, तो अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा, आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद ये जो H2O है वो देखो इस कार्बन के साथ ऐसे जुड़ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब देखेंगे कि भाई स्टेप नंबर 3 में क्या होता है। तो बच्चों स्टेप नंबर 3 में होता है डीप्रोटोनेशन, मतलब ये जो है एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। कैसे रिलीज करेगा देखो, तो देखो जैसे ही यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो गया, डीप्रोटोनेशन मतलब एक H+ इसमें से हट गया, तो जैसे ही एक H+ हट गया तो जो बचा वो क्या है, वो एक अल्कोहल है। देखो 2 कार्बन वाला CH3CH2OH, ये कौन सा वाला अल्कोहल है, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए, दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया था विद अ सिमेट्रिकल एल्कीन, अगर याद हो तो दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। कई बार क्या होता है कि ये एसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, मतलब जैसे डबल बॉन्ड के एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरी तरफ 2 कार्बन है। तो उस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो कौन सा वाला अल्कोहल बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे दूसरा मेथड जिससे हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। तो दूसरा मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। लंबा चौड़ा नाम है, बट देखो नाम क्यों पड़ा है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली इस प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डाइबोरेन का। बोरेन होता है BH3, डाइबोरेन मतलब बोरेन का ही डाइमर, सो BH3 होल 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हाइड्रोबोरेशन
समझ गए क्यों हाइड्रोबोरेशन हुआ? सो डाइबोरेन के साथ एल्कीन को हम रिएक्ट कराते हैं और ये रिएक्शन जब होता है तो इन दोनों का एडिशन होता चला जाता है, मतलब डाइबोरेन और एल्कीन दोनों जो है आपस में मिल करके एडिशन प्रोडक्ट बनाते रहते हैं एंड फाइनली ये बना के देते हैं ट्राई एल्काइल बोराइड। ठीक है, ये मिलता है हमें। अब इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं और उससे हमें अल्कोहल मिलता है। ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करवा के इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो H2O2 इन बेसिक मीडियम दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। तो मतलब ओवरऑल अगर प्रोसेस को देखो तो प्रोसेस के फर्स्ट फेज में हाइड्रोबोरेशन हो रहा है जिसमें डाइबोरेन के साथ एल्कीन का रिएक्शन हो रहा है और प्रोसेस के सेकेंड फेज में ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इन बेसिक मीडियम। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब अगर हम गौर से यहाँ एक चीज़ देखें तो हम नोट करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी हो यही रहा है कि एल्कीन का डबल बॉन्ड गायब हो रहा है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग रहा है, दूसरे के साथ OH लग रहा है। तो मतलब इन अ वे यहाँ पर भी H2O ही ऐड हो रहा है, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान हम वाटर कहीं ऐड नहीं कर रहे, राइट? तो इसीलिए कई बार इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, मतलब H ऐड कर रहे हैं, OH ऐड कर रहे हैं, लेकिन वाटर से नहीं, कुछ कुछ और चीज़ों से। जैसे यहाँ पर डाइबोरेन से H मिलता है, जैसे यहाँ पर H2O2 से OH मिलता है। ठीक है, तो चलो इतनी बातें क्यों करनी है, इस रिएक्शन को स्टेप वाइज देखते हैं, मैकेनिज्म भी समझ आ जाएगा और एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है वो भी समझ आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि भाई होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये जो हाइड्रोबोरेशन वाला मेथड होता है ना, ये भी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एक तरीके से H2O को ऐड कर रहे होते हैं एल्कीन में। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या देखा था, जो हमने देखा था ना एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, उसमें क्या हो रहा था? उसमें भी यही हो रहा था कि वाटर ऐड हो रहा था, बट डायरेक्टली वाटर ऐड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, थोड़ा अच्छे से देखना। यहाँ भी हमारी कहानी की शुरुआत किससे हो रही है? एक एल्कीन से हो रही है और लास्ट में जाकर मुझे क्या मिल रहा है? एक अल्कोहल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? देखो OH और H ऐड हो गया है, तो बेसिकली H2O ऐड हो गया है, बट इस पूरे रिएक्शन के दौरान हम कहीं पर भी वाटर को ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। इसीलिए कई बार इस मेथड को इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी कहा जाता है, मतलब वाटर हमने ऐड नहीं किया, लेकिन जो OH माइनस है वो H2O2 से आ गया। रिएक्शन के दौरान हम H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वहाँ से OH माइनस मिल जाता है। उसी तरह रिएक्शन के दौरान हम BH3 यूज़ करते हैं, बोरेन या फिर BH3 डाइबोरेन, कुछ भी कह लो, यूज़ करते हैं, वहाँ से हमें H+ मिल जाता है। तो मतलब H+ और OH माइनस कहीं और से मिलता है, बट भाई मिलता तो है। आखिर में इस एल्कीन के साथ जुड़ता क्या है? H+ और OH माइनस यानी कि वाटर। इसीलिए इस मेथड को, हाइड्रोबोरेशन को कई बार इनडायरेक्ट वाटर एडिशन की तरह भी रेफर किया जाता है। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ पर हम लेते हैं एक एल्कीन और एल्कीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं डाइबोरेन को। सो बोरेन इज बेसिकली BH3। अब BH3 जो है ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, विच इज़ BH3 मतलब उसी के 2 यूनिट जुड़ के एक कंपाउंड बना देता है एंड दैट्स डाइबोरेन। तो जब हम एल्कीन को डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कहानी कुछ ऐसी होती है, मतलब वो नहीं कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स, वैसे टाइप की कुछ कहानी है इनकी। कैसे? देखो, एल्कीन जो है इनके पास क्या खास चीज़ है? एल्कीन के पास है खास बात डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई किसी और को ज़रूरत पड़े तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं डाइबोरेन की क्या कहानी है। तो अगर बोरेन की बात करें, ठीक है, अगर इनफैक्ट अगर बोरोन की मैं बात करूं, बोरोन एज एन एलिमेंट, अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये होता है, यानी कि बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 1,
ठीक है। तो अगर इसके मैं यूँ वाले बॉक्सेस बना लूँ, मान लो ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। अब 2p में तो भाई 2px 2py 2pz है, ठीक है। अब अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की भी बात करूँ, जब ये भाई बॉन्ड वगैरह बना रहा है, तभी भी क्या होगा, 2s में एक, 2p में एक, इसमें एक, बट स्टिल हमारे पास जो है वेकेंट p ऑर्बिटल रहेगा, राइट। मतलब बोरोन के केस में इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल रहेगा। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज वेलकम, है कि नहीं। मतलब घर है आपके पास, खाली पड़ा है घर, तो कौन अपना घर खाली रखना चाहता है, सब सोचते हैं कि हाँ भाई रेंट पे लगा दो, कोई आ जाए रहने के लिए, है कि नहीं। तो कुछ वैसी कहानी है यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने बोला था रब ने बना दी जोड़ी। इधर जो बोरोन है उसे क्या है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि भाई देखो ना, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो होंगे ही ना। जो 3 है वो 3 से ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बट उसके बाद भी इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल है ना। और उधर जो एल्कीन है उसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक के पास खाली घर है और दूसरे के पास ऐसे लोग हैं जो घर ढूंढ रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, राइट। तो मतलब हो गया ना, रब ने बना दी जोड़ी वाली बात, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा उसकी वजह से। तो अब देखो हुआ क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोला कि भाई देखो उसके पास खाली घर पड़ा हुआ है, तुम जाके उस घर में रहने लग जाओ, ठीक है। तो इसीलिए देखो डबल बॉन्ड हो गया है गायब, ठीक है। और कहाँ से ये इनके साथ इसका बॉन्ड बन गया है, क्योंकि वो जाके उनके घर में रहने लग गए हैं। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और इस तरह का एक कंपाउंड बना, ठीक है। बट बनने से क्या होता है, ये अभी भी जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इन द सेंस कि अभी भी जो मेरा बोरोन है ना, इट इज स्टिल रेडी टू गेट मोर पीपल, क्योंकि बोरोन जो है वो अभी भी उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, राइट। क्योंकि अगर बोरोन की सिचुएशन को देखो, ये अभी भी 3 ही लोगों के साथ बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो क्या किया हम, अगर यहाँ पर और एल्कीन डाल देते हैं, हमने और एल्कीन डाल दिया तो ये सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है, ठीक है। बट रिपीट कैसे हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके। जैसे इस स्टेप में क्या हुआ था, पहले क्या था, BH3 था, राइट। हमने शुरुआत करी थी तो बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन था, है ना। यहाँ पे जब हम आए तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, बोरोन तो यहाँ पे है, अब बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन है और ये वाला ग्रुप लग गया है ना। इस एल्कीन का जो ग्रुप है वो अटैच हो गया है। जब हम इसको फिर से एल्कीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, अब इसका हाइड्रोजन और कम हो गया। देखो हाइड्रोजन जो है अब सिर्फ एक ही है, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है, जो एल्काइल का ग्रुप है, ये 2 हो गया है। समझ आ रहा है, मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको समझो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब अंदर लॉजिक वही चल रहा है कि भाई बोरोन के पास चूंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसको कोई एल्कीन मिल जा रहा है जिसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के बीच में रिएक्शन हो जा रहा है, वही हो रहा है। बट जब हम ये चीज़ बार बार कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बार बार रिएक्शन हो रहा है। तो बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन थे वो कम होते जा रहे हैं और ये वाले जो एल्कीन से जो एल्काइल के ग्रुप्स आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखो मैंने इसी रिएक्शन को एक और बार कराया तो क्या हुआ, बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन था वो और कम हो गया। तो पहले BH3 से शुरुआत हुई थी यहाँ पर, यहाँ BH2 हो गया, यहाँ BH हो गया और यहाँ तो देखो B हो गया। बट एट द सेम टाइम जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप था ही नहीं, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप था और अब यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या बन गया फाइनली, ये बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है ट्राई एल्काइल बोरेन बना, बट मुझे तो अल्कोहल चाहिए था, अल्कोहल भी मिलेगा। अब अल्कोहल बनाने के लिए मुझे OH चाहिए, तो मुझे कुछ तो ऐसा डालना पड़ेगा जो मुझे OH दे सके, ठीक है। उसी के लिए हमने डाल दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, ठीक है। जब हमने ऐसा किया तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे प्रोपेनॉल बन गया, इधर OH आ गया और ये BOH3 बन गया। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर अल्कोहल मिल गया, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्शन की 2-3 खास बातें हैं। एक तो खास बात ये है कि यहाँ पर एक्चुअली में वाटर का एडिशन हो रहा होता है। मतलब अगर एकदम शुरुआत का देखो कि तुम्हारे पास क्या था और लास्ट में देखो तुम्हें क्या मिला, क्या था और क्या मिला, उसमें देखोगे कि क्या ऐड हो रहा है, एक कार्बन के साथ H जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन के साथ OH जुड़ रहा है, लेकिन वो H और OH वाटर से नहीं जुड़ रहा है। H आ रहा है बोरेन से, OH आ रहा है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो एक तो ये इसकी खास बात है। दूसरी खास बात इसकी ये है, अगर
इस मैकेनिज्म को भूल जाओ। अगर स्टार्टिंग का और एंडिंग का, मतलब स्टार्टिंग का रिएक्टेंट और लास्ट का प्रोडक्ट अगर देखो तो आप देखोगे कि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता है, इंस्टेड ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि भाई जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ जाके हमारा OH लग जाता है, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो बीच वाला कार्बन है उसके साथ कम हाइड्रोजन थे तो OH को उसके साथ जाके लगना चाहिए था, बट देखो यहाँ पर किस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, जो आखिरी वाला कार्बन है, यानी कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि ये वाला जो रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको पता चला कि रिएक्टेंट वाली साइड की चीज़ें दी हुई हो और पूछा जाए कि भाई बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और आपने मार्कोनिकॉफ रूल लगा के बता दिया ये अल्कोहल बनेगा, और आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। सो प्लीज रिमेंबर कि हाइड्रोबोरेशन जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रिएक्शन से जो अल्कोहल बनता है उसका बहुत ही एक्सेलेंट यील्ड होता है, मतलब काफी अच्छे खासे यील्ड के साथ हमें इस रिएक्शन से अल्कोहल मिलता है। चलो तो अब देखेंगे कि अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं? सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? C डबल बॉन्ड O। ये वाला ग्रुप जहां जहां प्रेजेंट हो उन सारे कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के कैटेगरी में फॉल कराते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड्स, जैसे कि कीटोन्स, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे कि ईस्टर्स, ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो फिलहाल हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। पहला तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनाते हैं अल्कोहल। दूसरा डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें अल्कोहल मिले? एक तरीका होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। देखो ये टर्म्स याद रखो, अगर ये टर्म्स आपको याद है ना तो डेफिनेशन अपने आप याद रहेगी। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसीलिए हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो मतलब एक एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, उसके साथ H2 ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कौन बनेगा कैटलिस्ट? जैसे कि पैलेडियम या प्लैटिनम या निकल, इसे हम कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे। और देखो प्रोडक्ट में क्या आ गया? अल्कोहल। कैसे आया? RCHO लिया था हमने, यानी कि एल्डिहाइड लिया था, और देखो लिटरली हमने उसमें H2 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? RCH2OH, यानी कि एक अल्कोहल, ठीक है। एक दूसरा तरीका और हो सकता है जिसमें हम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन हम ऐड कर लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज LiAlH4 या फिर NaBH4, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज ऐड करने से भी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जो है ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में मैंने दिखाया है कि एक कीटोन लिया हमने, ठीक है, और कीटोन को रिड्यूस कर दिया किसमें? अल्कोहल में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाते हैं तो हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, जब कीटोन से बनाते हैं तो हमें हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है यार? एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO, मतलब एल्डिहाइड में एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होता है कार्बन के साथ, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है कि बाद में OH ग्रुप लग जाता है, बट स्टिल जो कार्बन है उसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो वो प्राइमरी कार्बन होता है, इसीलिए हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। लेकिन वही जब हम कीटोन की बात करते हैं तो वहां पर कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। सो दैट मीन्स जिस कार्बन के साथ बाद में जाके OH ग्रुप लगता है वो कार्बन एक्चुअली सेकेंडरी कार्बन होता है, तो इसीलिए कीटोन के रिडक्शन से हमें हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अब अगला कार्बोनिल कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? RCOOH, COOH का प्रेजेंस बताता है हमें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसको भी रिड्यूस करके अल्कोहल तक लेके आना है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन LiAlH4 के साथ एक लिमिटेशन ये है कि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो इसीलिए इसे हम स्पेशल केमिकल्स के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। बट यस, इसको यूज करके हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल तक रिड्यूस करके आ जाता है। जब आप इस रिएक्शन को देखते हो तो यहाँ पर आपको एक वाटर भी देखने को मिलता है,
राइट। वाटर, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? ये बताता है कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, जब ये पूरी तरह से यूज हो जाता है तब इस रिएक्शन के दौरान वाटर का एडिशन भी होता है एंड दैट्स हाउ वी गेट अल्कोहल। तो बच्चों हमने ये देखा कि एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली रिड्यूस करके अगर अल्कोहल बनाना है तो हमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट जैसे कि LiAlH4 जैसे रिएजेंट का यूज करना पड़ता है। तो कॉमर्शियल तौर पर अल्कोहल बनाने के लिए एक और तरीका ये होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर्स में कन्वर्ट कर दें। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH, ईस्टर इज RCOOR, राइट। तो ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ईस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दिया, मतलब इस ईस्टर को रिड्यूस कर दिया। कैसे? बाय एडिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो देखो इस तरीके से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। इनफैक्ट इस तरीके से हम कॉमर्शियल लेवल पे भी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। सो ईस्टर लिया, इसके साथ H2 ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट और हमें क्या मिल गया? अल्कोहल। बट इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरा ईस्टर है उसका फॉर्मेट अगर RCOOR- है, क्योंकि ईस्टर में नॉर्मली दो अल्काइल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक R और एक R-। तो देखो क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसमें मुझे क्या मिल रहा है? एक तो मुझे R-OH मिल रहा है अलग से विच इज एन अल्कोहल, और एक मुझे RCH2OH भी मिल रहा है विच इज एन अल्कोहल, राइट। तो थोड़ा प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, R कहाँ पे जा रहा है, R- कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम ईस्टर से बना सकते हैं अल्कोहल। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है, हेलो अल्केन्स वाले लेसन में पढ़ा था भाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड के नाम पे रखा गया था इसका नाम, क्योंकि उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था। RMgX इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो होता कुछ यूं है कि एल्डिहाइड या कीटोन को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तब हमें मिलता है अल्कोहल। बट ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस एक्चुअली होता नहीं है। होता कुछ यूं है कि चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप तो होता ही है ना। अब ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं एडक्ट, मतलब दोनों का एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल ग्रुप ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ ऐड होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारा एडक्ट कहलाता है। कैसे ऐड होके बनाते हैं? अब फोकस करो कार्बोनिल ग्रुप पे। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यानी कि लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन हमारा क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेता है उसे अपनी तरफ, ठीक है। अब बेचारे कार्बन के साथ क्या होगा? अब देखते हैं इधर क्या है। RMgX में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जो कि मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, एल्काइल ग्रुप के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ेंगे साथ में, मतलब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेंगे साथ में, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ कौन जुड़ेगा? मैग्नीशियम जुड़ जाता है ना। कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, राइट। और इस तरीके से बनता है एडक्ट, ठीक है। अब इसका होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। वाटर ऐड करके किसी चीज को तोड़ देने को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने वाटर ऐड किया, वाटर बोले तो उसमें H+ है, OH- है। अब H+ कहाँ जाके जुड़ेगा और OH- कहाँ जाके जुड़ेगा? आप खुद सोचो। अब देखो Mgx वाला जो पोर्शन है ना उसमें Mg के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो OH- जो है उस वाले साइड में चला जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा MgOHX, ठीक है। अब जो चीजें बच गई उसके साथ जाके H लग जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा? C के साथ OH जुड़ गया और C के साथ एनीवेज अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ था, तो बेसिकली ये क्या बन गया? एक अल्कोहल बन गया। तो समझ आया कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐड करने से भी एल्डिहाइड और कीटोन से हमें अल्कोहल मिल सकता है। अब इसमें भी हम कुछ और स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि किस तरह के एल्डिहाइड से या किस तरह के कीटोन से हमें किस तरह का अल्कोहल मिलता है। तो देखो यहाँ मैंने ब्रैकेट में Mgx लिख दिया है जस्ट फॉर आवर ईज टू अंडरस्टैंड, और बाकी देखो Mgx ब्रैकेट में डाल दिया तो अंदर और क्या बचा? ठीक से देखो, RCH2O इतना ही बचा, तो इसको अंदर लिख दो RCH2O, ठीक है। ठीक उसी तरह तीनों के लिए करेंगे,
नाउ दिस इज एन ईजियर वे टू रिमेंबर दिस रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शंस याद भी तो रखने पड़ते हैं, है ना। अब एग्जाम के हॉल में जाके आप पूरा मैकेनिज्म तो नहीं लिख सकते हो, सो दीज आर ट्रिक्स फॉर यू टू रिमेंबर। अब देखो इसमें भी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, सब ऐड हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, mgx को बाहर लिख लेते हैं। अब देखो अंदर क्या बचा हुआ है इसके अलावा, तो अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आर सी, यहाँ पे देखो ये आर सी के साथ ये आर लगा हुआ है, ठीक है। अब इस mgx के साथ जो आर है, लेट्स कॉल दिस आर डैश, तो ये आर डैश भी अब इस सी के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो इसके साथ जुड़ गया वो वाला आर डैश भी, और उसके बाद यहाँ पर HO, ठीक, ये बनेगा। अब तीसरे वाले केस में देखो, यहाँ भी हमने mgx को पहले तो लिख दिया, mgx बाहर चला गया, क्या बचा, यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन के साथ एक R इधर था, एक लेटर सपोज ये वाला R डबल डैश जो है वो जाके जुड़ जाएगा, तो एक ये R डबल डैश जुड़ जाएगा, और एक और R था यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन था इस कार्बन के साथ एक R ये लगा हुआ था, एक R ये भी तो लगा हुआ था, है ना, तो इसके साथ एक और R था, तो उसके बाद इसके साथ और क्या बच गया, इसके साथ और बच गया O, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की अभी फिक्र मत करो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये इस तरह से सबका ऐड होके ऐसा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखना ये है कि इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब जब इन्हें हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करके तोड़ देना, लिसिस मतलब, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाना। तो अब इसको जो है हम तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, कहाँ से तोड़ेंगे, चलो देखते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे जैसे ही इसके साथ हम वाटर रिएक्ट कराते हैं तो सब में से क्या निकल के आ जाएगा, MgOH। ये जो MgX था ना, यहाँ पर हमने MgX को ब्रैकेट के बाहर लिखा था, इस MgX के साथ सब में से OH आके लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ करा रहे हैं तो वाटर इज बेसिकली H प्लस OH माइनस, तो समझ लो वो जो OH है ना वो सब इसके साथ लग जाएगा MgX के साथ, ठीक है। तो अब देखो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, कौन सा अल्कोहल बच रहा है, तो अब देखो अंदर क्या बच रहा है, RCH2O इतना बच रहा है, बट हमने वाटर ऐड किया है, वाटर इज H प्लस OH माइनस, OH माइनस तो भाई टेक केयर हो गया है, H प्लस बचा है, यानी कि एक H यहाँ पे ऐड होगा। तो अंदर बचा था क्या, RCH2O, राइट, बचा तो था RCH2O, बट यहाँ पे H2O ऐड किया है, उसका एक H प्लस भी था तो वो H डाल दिया यहाँ पर, तो ये बन गया मेरा अल्कोहल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो, इट विल बिकम सो इजी टू राइट द रिएक्शंस, ठीक है, प्रोडक्ट देखो कितना आसानी से लिखेंगे हम। यहाँ भी वही होगा, MgX तो टेकन केयर हो गया है, अंदर क्या बचा था, ये बचा था, राइट। अब इसी के साथ खाली हम एक H ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा RCH R डैश इधर OH, ठीक है, ये क्या है, ये हो गया एक अल्कोहल, ठीक है, OH ग्रुप है मतलब ये अल्कोहल है, ठीक है। तीसरे केस में देखो क्या हो रहा है, जैसा है एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो, बस एक H खाली ऐड कर दो, तो तीसरे केस में ये अल्कोहल मिल गया। अब देखना है सबसे मजेदार चीज कि भाई तीनों में ही तो अल्कोहल मिला, बट तीनों अल्कोहल में फर्क है। जो पहला अल्कोहल मिला उसमें देखो जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, यानी कि ये कितना डिग्री का अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरे केस में जो अल्कोहल मिला उसमें देखो जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, यानी कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है। तीसरे केस में जो अल्कोहल मुझे मिला उसमें देखो ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 1, 2, 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, यानी कि ये 3 डिग्री या फिर टर्शियरी अल्कोहल है। एंड दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग हियर कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं मिथेनॉल के साथ, ठीक है, तब मुझे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। जब दूसरे एल्डिहाइड्स के साथ कराते हैं तब मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, और जब कीटोन के साथ कराते हैं तब मिलता है
टर्शियरी अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे दूसरे दोस्त के बारे में, विच इज फेनॉल। फेनॉल जिसे कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, इसे पहली बार आइसोलेट किया गया था 19th सेंचुरी में फ्रॉम कोल टार। फेनॉल के वैसे तो कई यूजेस हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में काम आता है, डाइज में या फिर एक्सप्लोसिव्स में, इनफैक्ट प्रोडक्शन, नाइलॉन प्रोडक्शन में भी फिनॉल का रोल होता है। तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल को हम बना कैसे सकते हैं? तो कई सारे चीज़ों से हम फेनॉल को बना सकते हैं, जैसे कि हैलोएरिन्स से बना सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं और क्यूमीन से भी बना सकते हैं। तो चलो ये सारे मेथड्स एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोअरीन। तो हैलोअरीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एट अ प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर्स, तो बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, मतलब बेंजीन का रिंग है, ऊपर देखो O है और Na है। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो फिनॉल चाहिए, मतलब मुझे उस Na को हटा के वहाँ पे H लाना है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऐसे किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाए जो H+ दे। ऐसा कौन देता है? एसिड। एग्जैक्टली। तो सोडियम फिनॉक्साइड का अब हम करेंगे एसिडिफिकेशन। इसे रिएक्ट कराएंगे हम HCl के साथ, तो क्या होगा? HCl का जो H+ है वो आके Na की जगह ले लेगा और Na+ जो है वो Cl- के साथ मिल करके NaCl बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेनॉल बना सकते हैं फ्रॉम हैलोअरीन, या फिर जैसे कि यहाँ पर हमने देखा क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल बनाया। अब देखेंगे दूसरा मेथड, कैसे बनाते हैं फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं, है ना? तो देखो, बेंजीन के साथ अगर मुझे एक सल्फोनिक ग्रुप लगाना है तो कोई तो ऐसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराना होगा जिसके अंदर सल्फोनिक ग्रुप हो। तो हम इसे रिएक्ट कराएंगे ओलियम के साथ। ओलियम बेसिकली एक ऑयल, मतलब ऑयल वर्ड से ये नाम आया है। सो ओलियम इज एक्चुअली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो यहाँ से मुझे सल्फोनिक ग्रुप मिल सकता है। तो हम बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ से देखो रिएक्शन बिल्कुल हैलोएरिन्स के जैसा सिमिलर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। राइट, अब आप मुझे बताओ सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल कैसे मिलेगा? एसिडिफिकेशन से। एब्सोल्युटली, क्योंकि एसिडिफिकेशन जैसे ही करेंगे HCl के साथ, जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो वो H+ जो है Na+ को हटा के उसकी जगह ले लेगा और Na+ जो है वो Cl- के साथ NaCl बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमने कहानी की शुरुआत किस चीज़ से करी? इस बनाने के लिए, इस फिनॉल को बनाने के लिए मुझे क्लोरोबेंजीन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ किया। तो चलो अब देखें कि फिनॉल कैसे बनता है फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है जब हम हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स पढ़ रहे थे, उनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। सो डायज़ोनियम सॉल्ट हम बनाते कैसे हैं? कोई भी एक प्राइमरी एमीन को, एमीन मतलब जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो, तो जब हम प्राइमरी एमीन को रिएक्ट कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन, तो हमें मिलता है डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने एक प्राइमरी एमीन लिया, लेट्स से आई टेक एनिलिन। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 लगा रहता है तो उस स्ट्रक्चर को हम एनिलिन कहते हैं, यही इसका कॉमन नेम है। तो एनिलिन को जब हम रिएक्ट कराते हैं NaNO2 + HCl के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन, तो मुझे क्या मिलता है? डायज़ोनियम सॉल्ट। अब इस डायज़ोनियम सॉल्ट से हम फिनॉल कैसे बनाते हैं? इसके हाइड्रोलिसिस से। तो इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, लेकिन वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी, या फिर इसे हम कोई डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि हम वाटर की ही बात करते हैं। अगर वार्म वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करके किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कर देना। तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर जो N2 और Cl था ये दोनों अपना अलग अलग निकल जा रहे हैं और वहाँ पर आके जुड़ जा रहा है OH। ये OH कहाँ से आया? ऑब्वियसली वाटर से आया, और साथ में क्या रिलीज हो गया? N2 + HCl। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिनॉल मिल गया, है ना? तो अगर हम चाहते एक
ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम वाटर के बदले में कोई भी डाइल्यूट एसिड भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि वो डाइल्यूट एसिड भी मुझे H+ और OH- देता है ना। तो वो जो H+ है वो हमारे Cl- को निकाल लाता अलग से, तो वो HCl की तरह निकल जाता, और जो मेरा बेंजीन रिंग है उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता। फाइनली द चौथा और अभी के लिए आखिरी मेथड टू प्रिपेयर फेनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता क्या है? सो क्यूमीन इज एक्चुअली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसी का एक कॉमन नेम है क्यूमीन। तो क्यूमीन से हम बना सकते हैं फेनॉल। कैसे? क्यूमीन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एक डाइल्यूट एसिड के साथ, एसिड क्या देता है? H+। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को जब हम H+ के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मुझे मिल जाता है फेनॉल। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हम ये देखते हैं कि फेनॉल के साथ एक साइड प्रोडक्ट के तौर पर हमें एसीटोन मिलता है, बट इंटरेस्टिंगली एसीटोन भी काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है इस मेथड से। तो यानी कि अगर किसी को एसीटोन भी बनाना है तभी भी ये मेथड से वो एसीटोन भी डिसेंट क्वांटिटीज़ में कोई बना सकता है। सो दिस वाज अनदर मेथड जिससे हम फेनॉल बना सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की कहानी मस्त चल रही है और आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। लेकिन रुको, ख़त्म नहीं हुआ है अभी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की कहानी। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है, अभी केमिकल रिएक्शंस देखना बाकी है, अभी ईथर्स के बारे में जानना भी बाकी है। तो जल्दी ही मिलती हूँ मैं आप सभी को अगले वीडियो के साथ, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।